और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं लैंड जिहाद पर धामी सरकार सख्त है। कई अवैध अतिक्रमण को सरकार के आदेश के बाद चिन्हित किया गया, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं धामी सरकार के लैंड जिहाद पर सख्त रुख की संतों ने सराहना की, तो वहीं संतों ने लैंड जिहाद के खिलाफ में लव जिहाद जैसा अभियान चलाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में मुस्लिम आबादी बढ़कर 34% हुई है, तो वहीं उधम सिंह नगर में 32% और इसके अलावा नैनीताल और देहरादून में जिले में 30% तक मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, जो हाल ही के सालों में तेजी से बढ़ी है। हिंदू धर्म गुरु इससे डेमोग्राफिक चेंज का खतरा बता रहे हैं और साथ ही इसके खिलाफ भी एक कानून बनाने की धामी सरकार से मांग कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा लैंड जिहाद को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है वो तो पूरे देश में ही है। किसी भी देश के लिए वहाँ की परंपराएं, वहाँ का मूल निवासी, वहाँ के व्रत पर्व, वहाँ की धर्म दर्शन संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री की तत्परता अत्यंत प्रशंसनीय है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैदान के 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गए हैं। यहां पिछले 10 सालों में आश्चर्यजनक ढंग से वोटर्स की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में एक बार फिर इन दिनों लैंड जिहाद से लेकर मजार जिहाद सुर्खियों में है और इसके पीछे छिपे हैं वो फैक्ट जिसके आधार पर इसी जनवरी महीने में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखा और कहा कि उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या में हुई असामान्य बढ़ोतरी की जांच की जाए। उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जब वोटर लिस्ट जारी हुई तो देहरादून बेस्ड SDC फाउंडेशन ने इसका विश्लेषण किया और पाया कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक 30% वोटर्स उत्तराखंड में बढ़े हैं, जबकि पंजाब समेत शेष राज्यों में ये अनुपात बेहद कम था। राज्य के 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक 43% वोटर्स बढ़े हैं। देहरादून में धर्मपुर विधानसभा सीट ने तो सबको चौंका दिया। यहाँ पिछले 10 सालों में सबसे अधिक 72% वोटर्स बढ़े हैं। मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर, मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। इन 4 जिलों में बाहरी लोगों और खासकर मुस्लिम आबादी की घुसपैठ को बड़ा कारण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में 34% मुस्लिम आबादी हो चुकी है, उधम सिंह नगर में 32%, तो नैनीताल और देहरादून जिले में 30% तक मुस्लिम आबादी है, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 11% थी, जो 2011 में बढ़कर 13% से ऊपर चली गई है। 2022 में इसके 16% तक जाने का अनुमान है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल के गठन के समय 1971 में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 2% से भी कम थी। 2011 की जनगणना में भी ये आबादी 2% के आसपास तक सीमित रही। एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामीकरण करने का प्रयास चल रहा है। मुसलमान उत्तराखंड में ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। वोटर्स की संख्या में इस असामान्य वृद्धि ने न सिर्फ सरकार बल्कि निर्वाचन आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर जिला, विधानसभा और मतदान केंद्र के लेवल पर त्रिस्तरीय जांच के निर्देश जारी किए हैं। जांच में क्या निकलता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित,
मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर साधु संतों ने भी अपनी मांग की है और साथ ही धार्मिक सरकार भी काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई कदम उठाए गए इसके खिलाफ? जी देखिए, डेमोग्राफिक चेंज में जो उत्तराखंड का जो इस समय जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सरकार का जो रुख है उसके लिए वो बेहद सख्त है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर और दूसरी जमीनों पर कब्जा किया है, अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए हैं, उनको चिन्हित करने के निर्देश दिए गए और साथ ही उन्हें एक समय सीमा के अंदर अपनी जो अतिक्रमण है उसको जो है खुद ही हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि अगर वो इस तरह से नहीं हटाते हैं तो उस पर जो है बुलडोजर चलाया जा सकता है, उस तरह के अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सकता है। तो सरकार का ये जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए, जनसांख्यिकीय असंतुलन के लिए जो ये रुख है, ये साधु संतों को भी काफी जो है भा रहा है। हरिद्वार, क्योंकि अगर हरिद्वार की बात करें तो पूरे प्रदेश पर जो है 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार में जो है सबसे ज्यादा जनसांख्यिकीय असंतुलन बढ़ा है। 34% तक यहाँ पर जो है पिछले कुछ सालों में जो है आबादी बढ़ी और 34% तक यहाँ पर जो है मुस्लिम हो गए हैं, जिसको धर्मनगरी हरिद्वार के अस्तित्व के लिए जो है गलत बताया जा रहा है। क्योंकि हरिद्वार की जो पहचान है वो धर्मनगरी की पहचान है, तीर्थ नगरी की पहचान है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जहां जहां पर भी हिंदू रहते हैं वो उनकी जो आस्था है वो हरिद्वार से जुड़ी हुई है। उनके जो कर्मकांड है, उनके जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो हरिद्वार से जुड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हरिद्वार में जो जनसांख्यिकीय असंतुलन है वो इतनी तेजी से बढ़ता है, 34% तक यहाँ पर जो है गैर हिंदू लोग जो है आकर यहाँ पर जो है बस चुके हैं। कुछ लोग उसमें कानूनी रूप से बसे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह के सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ लोग गैर कानूनी रूप से भी यहाँ पर आकर बसे हैं। तो इसी तेजी से, इसी गति से अगर ये डेमोग्राफिक चेंज होता रहेगा तो आने वाले समय में बिल्कुल एक बड़ी समस्या ये आने वाले दिनों में बन सकता है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अब सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकिताब का। और बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल होगी। दून हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल होनी है। राज्य में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को कोविड के 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोविड के कुल जो एक्टिव मामले हैं वो 81 हैं। तो देखिए, दून हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल होगी क्योंकि केसेस एक एक करके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रविवार को सभी जिलों के सीएमओ की मीटिंग ली। मीटिंग में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के डीएम के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और इस दौरान उन्होंने कोविड की स्थिति की जानकारी भी ली और साथ ही अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। और देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं लाइव। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, देहरादून की अगर बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें तो मौजूदा स्थिति क्या है कोविड को लेकर, और साथ ही धन सिंह रावत ने बैठक की थी, उसमें क्या जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए, इसके अलावा मॉक ड्रिल के बारे में भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, आज और कल ये मॉक ड्रिल होनी है पूरे देश में और उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड के सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है राजधानी का, उसमें मॉक ड्रिल होगी और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सीएमओस को कहा गया कि मॉक ड्रिल के दौरान वो मौजूद रहे। वहां पर किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं, किस तरीके से इंतजाम है अगर कोविड का खतरा यहाँ पर बढ़ता है। और अगर केसेस की बात करें तो कल 30 नए केस आए। कुल 81 केस अभी तक एक्टिव हैं उत्तराखंड में। ओवरऑल बात करें तो 521 केस 1 जनवरी से लेकर अभी तक आए हैं। 6 डेथ भी उसमें कोविड में रिपोर्ट हुई है। तो अल्मोड़ा में हमने देखा पिछले दिनों की लगातार यहाँ पर केस बढ़े थे। तो ऐसा मतलब मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स हो या फिर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हो, सभी जगहों पर कोविड का खतरा बना हुआ है। पिछले 2020 और 2021 में हमने देखा था कि जो कोविड की 2 लहरें आई थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, उसमें खासतौर पर अप्रैल, मई और जून, इसी दौरान पर कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़े थे। दूसरी बात यह भी है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और देश भर से तीर्थयात्री इसी दौरान यहां पर पहुंचते हैं। और अप्रैल में यात्रा शुरू होगी 22 अप्रैल से, फिर 25 को केदारनाथ, फिर 27 को बद्रीनाथ। तो वहां पर भी एक बड़ा खतरा रहता है। हरिद्वार में बड़ी भीड़ तीर्थयात्रियों की जुटती है। ऋषिकेश में टूरिज्म सीजन रहता है मई और जून का, तो यहां पर भी बड़े संख्या में टूरिस्ट देश भर से यहां पर पहुंचेंगे। दूसरे राज्यों में भी कोविड के केसेस बढ़े हुए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कल जो धन सिंह रावत है यहां पर स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बैठक ली थी सभी सीएमओ और डीएम की, उनसे रिपोर्ट मांगी थी क्या वहां पर हालात हैं। आज
आज और कल में मॉक ड्रिल होगी, ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसको लेकर तैयारियां पूरी रहें जमीनी स्तर पे। वो डिस्ट्रिक्ट चाहे मैदान के हो, चाहे पहाड़ के हो, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, सभी जगहों पर। जी बिल्कुल दीपांकर, और यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इससे कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सावधानियां भी बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिले के भवाली और हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे, जहां नैनीताल विधानसभा में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं भवाली में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही हल्द्वानी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम भी शामिल होंगे। साथ ही साथ सीएम धामी आज रात को काठ गोदाम सर्किट हाउस में रुकेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में कार्य समिति की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे और सुबह 10:30 बजे परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर यह बैठक होनी है। बैठक कई मायनों में खास है, कई अहम मुद्दे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। और बात करते हैं ऋषिकेश में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दरअसल वीकेंड पर ऋषिकेश में जाम की समस्या से सैलानियों को 2-4 होना पड़ा। वहीं खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें चारधाम यात्रा से पहले नए ट्रैफिक प्लान की रूपरेखा तैयार की गई है। अब चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में 1 वे ट्रैफिक प्लान लागू होगा, जिसमें दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को ऋषिकेश आने के लिए नेपाली फॉर्म होते हुए भानियावाला का रास्ता तय करना पड़ेगा, ताकि जाम की समस्या ना हो। तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के उत्तराखंड नंबर की बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा। श्यामपुर होके नहीं आएंगे, भानियावाला होके आएंगे। ठीक है। इसी तरह वीकेंड्स पे जितना लौटता ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी से बाई उधर से जाएगा, हिल रोड से। ठीक है। और तीसरा इसी में, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन वे वीकेंड पे लगेगा, बैराज से ऊपर वाहनों को नहीं जाने देंगे। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, वीकेंड पर जो जाम की स्थिति है, अब नए रूट प्लान को जो तैयार किया गया है उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले पर्यटकों को अब जाम की झाम से झेलना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाम का जो झाम था उसने सुपर वीकेंड में सरकार सहित प्रशासन के पूरे हाथ पैर फुला दिए हैं। इसी को देखते हुए महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस ने एकदम मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाने के बाद एक नया रूट प्लान सामने आया है, जिसमें जो बाहर की या अदर स्टेट की गाड़ियां ऋषिकेश में प्रवेश करेंगे हरिद्वार होते हुए, वो नेपाली फार्म तिराहे से होते हुए भानियावाला, रानी पोखरी, भद्रकाली होते हुए तपोवन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पहुंचेगी। और इसी तरह जो वापस जाने वाली अदर स्टेट की गाड़ियां हैं उनको भी नीलकंठ मार्ग से होते हुए, चीला रोड से होते हुए हरिद्वार निकाला जाएगा। तो एक इससे पूरा जो शहर में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती थी उससे थोड़ा मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो लोकल गाड़ियां हैं उत्तराखंड नंबर की, उनको इस प्लान से छूट मिलेगी। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शुक्रवार दोपहर से ये जो ट्रैफिक प्लान है ये लागू हो जाएगा और इसके लागू होते ही शहर में जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उसमें यात्रियों को असुविधा नहीं हो पाएगी। जी संजय। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है कि अब लोगों को किस तरह की जाम की परेशानी से नहीं परेशान होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। इसके लिए यात्रा मार्ग पर 50 हेल्थ एटीएम लगने शुरू हो गए हैं। यात्रा मार्ग पर जहां कहीं भी यात्रियों को ठहरने की जगह होगी वहां पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें 70 जगह की जांच हो सकेगी। तो वहीं करीब मरीज की हालत गंभीर होने पर हेल्थ एटीएम से अपने आप नजदीकी अस्पताल की सूचना भी पहुंच जाएगी और इससे मरीजों को तत्काल मदद भी मिल सकेगी। तो तैयारियां काफी जोरों पर हैं और 50 हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई रास्ते में बीमार होता है तो ऐसे में मौके पर सुविधा दी जा सके, और अगर हालत ज्यादा गंभीर होती है तो ऐसे में नजदीकी जो अस्पताल होगा वहां पर अपने आप सूचना पहुंच जाएगी और तत्काल मरीज को मदद मिलेगी।
पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है और नीचे जहां पे यात्रा शुरू होगी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं वहां पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 इयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें। कोटद्वार नगर निगम के दुर्गापुरी इलाके में शराब का ठेका खोले जाने के मामले में मेयर कोटद्वार और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने हैं। दरअसल महिलाएं शराब के ठेके के खिलाफ विरोध कर रही हैं। इस दौरान एक लेटर महिला ने विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी को दिया है। एक लेटर आपको बता दें कि महिला ने ऋतु खंडूरी को दिया है और इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा है कि शराब का ठेका खोलने की परमिशन नगर निगम मेयर ने दी है, जबकि मेयर का कहना है कि नगर निगम ने कोई एनओसी नहीं दी है। उनकी तरफ से आपने जो पत्र लिखा है ये पत्र आप अपनी मेयर साहिबा को भी लिखिए। एनओसी उन्होंने दी है, हमने नहीं दी है, मैंने नहीं दी है एनओसी। मैंने नहीं कहा है कि खोलो यहाँ पर, तो जिसने एनओसी दी है उन्होंने ढूंढी जगह, नगर निगम ने जगह ढूंढी, नगर निगम ने बोला यहाँ पे करो, हमने नहीं कहा, डीएम ने नहीं कहा मैं यहाँ खोलने जा रहा हूँ। नगर निगम ने जब एनओसी दी, नगर निगम ने कहा कि हम यहाँ पे खोलने को आपको परमिशन देते हैं, तब वो ठेका खुलने लगा। खोला उन्होंने ही है, वो बंद भी करवा सकती हैं, उन्हें चाहिए कि इसे बंद करवाएं, पर किसी पे गलत आरोप ना लगाएं। जो वो कह रही निगम के लिए, निगम से तो कुछ है ही नहीं एनओसी का। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर हर्षिल पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईटीबीपी जवानों के साथ में बैठक की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मुखवा झाला गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान में उन्होंने ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं को भी जाना। इसके बाद में उन्होंने हर्षिल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत में केंद्र सरकार सीमांत गांव को पर्यटन हब बनाना चाहती है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और यहां आए लोगों को भी काफी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीमांत क्षेत्र के संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वाइब्रेंट विलेज बनने से हमारे क्षेत्र का बहुत विकास होगा और आने वाले दिन में इसका बहुत हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सीमावर्ती इलाके में जितने भी गांव है उस गांव को वाइब्रेंट विलेजेस के नाम पर विकास करना चाहिए और उधर का स्थिति पूरा अवगत होना चाहिए। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक को दर्शाती मानसखंड झांकी का काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। झांकी को स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में मानसखंड झांकी को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद राज्य की पुष्कर धामी सरकार मानसखंड झांकी को राज्य में घुमाया जा रहा है। को सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे, इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा एमपी चौक है वहां से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर 1 पे आई है और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर। उत्तराखंड सरकार ऐसी लड़कियों की शादी का जिम्मा उठा सकती है जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। समाज कल्याण इस कड़ी में काम करने लगा है और सभी जिलों में 18 साल की उम्र पार कर चुकी लड़कियों का डेटा बनाया जा रहा है, जिनके माता पिता कोविड में या फिर किसी और वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हम ऐसी बेटियों की शादी का जिम्मा समाज कल्याण विभाग से कराने जा रहे हैं और इसके लिए हम कैबिनेट में निर्णय ला रहे हैं कि ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी शादी धामी जी की सरकार कराएगी। ऐसा निर्णय हमने इस बार लिया है।
केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने डोईवाला में वीआरओ के मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे कामों की प्रगति रिपोर्ट जानी और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि जोशीमठ में बाईपास का निर्माण काम जल्द होगा ताकि हेली ट्रैफिक शहर में ना जाए। थोड़ी सिंकिंग हो रही है, तो बाईपास इसीलिए हम चाह रहे थे ताकि भारी ट्रैफिक जोशीमठ के ऊपर शहर की तरफ ना जाए, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी बन जाए तो भारी ट्रैफिक जाएगा नहीं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण समिति के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिजन मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने समाज सेवा में बेहतर काम करने वाले पूर्व सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में सैनिकों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी, पेंशन और बच्चों की पढ़ाई तक के खर्च की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। टिहरी से बड़ी खबर मिल रही, खाई में गिरी है गाड़ी, 3 बच्चों की मौत हो गई है। लबगांव के पुजार गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे तीनों बच्चे। परिवहन विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश है। ये बड़ी खबर इस वक्त की टिहरी से है, जहां पर खाई में गाड़ी गिरी है और 3 बच्चों की इस दौरान मौत हो गई है। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ है। लबगांव के पुजार गांव के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। क्रिकेट खेल रहे 3 बच्चे वापस आ रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तीनों बच्चों की मौत हो गई है। परिवहन विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश भी है। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, लगातार देखा जा रहा है कि ये लमगांव और नई टिहरी रोड पे और प्रतापनगर रोड पे देखा जा रहा है कि लगातार परिवहन विभाग की और पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें चेकिंग के दौरान कहा जाता है कि हाँ चेकिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूटिलिटी और जो वाहन होते हैं, मैक्स वाहन होते हैं, इनके द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी की जाती है, जिसके चलते कल एक हादसा हुआ है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस लापरवाही की वजह से 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।